हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 30 जून और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं एस्टिमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। देन हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में। इसके साथ ही देखेंगे हम सुकोत्रा आइलैंड के बारे में। देन UN-80 इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। साथ ही हाल ही में लॉन्च हुआ डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही भारत में फर्स्ट जो ग्रीन डाटा सेंटर स्थापित किया गया है इसके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे फास्ट पेट्रोल वेसल के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर संसद की जो प्राक्कलन समिति है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एस्टिमेट्स कमिटी वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1947। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लोक सभा एवरी ईयर। थर्ड, द चेयरमैन or chairperson of the estimates committee is appointed by the president of India. And third, a minister can be elected as a member of the estimates committee. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर केवल सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो द एस्टिमेट्स कमिटी recently celebrated its platinum jubilee, marking over 70 years of its formation and its role in scrutinizing the budget estimates of the union government. So estimates committee was constituted in 1950, not 47, and it consists of 30 members elected annually by the Lok Sabha. The chairperson of the estimates committee is appointed by the Speaker of Lok Sabha, not President, and a minister cannot be elected to the estimates committee. If a member is appointed as minister, they cease to be a member. So the estimates committee is tasked with examining the union government's budget estimates, recommending improvements in economy and efficiency, and ensuring transparency in the allocation of resources. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the Organization of Islamic Cooperation. So यहाँ पर जो इस्लामिक सहयोग संगठन है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द OIC was established in Jeddah, Saudi Arab, following the Al-Aqsa incident. Second, India holds a consultative status within the OIC, allowing it to participate in key meetings. And third, the organization's primary mandate is to promote Islamic solidarity and safeguard the interests of the Muslim Ummah. आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।
सो यहाँ पर केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। So the OIC was established in Rabat, Morocco in 1969 and its headquarters are located in Jeddah, Saudi Arab. Also, India is not a member of the Organization of Islamic Cooperation, nor does it hold a formal consultative status with the IOC in the way non-governmental organizations might with the United Nations. So the core objective include to promote Islamic solidarity among member states and safeguard the interests of the Muslim Ummah. So आपने देखा कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1969 में, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 57 मेंबर स्टेट्स, जिनमें की 48 जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Socotra Island, recently seen in the news, is strategically located near which major maritime choke point? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा जो सोकोत्रा द्वीप है वो रणनीतिक रूप से किस प्रमुख समुद्री चोक पॉइंट के पास पास स्थित है? आपके ऑप्शन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्वेज कैनाल, स्ट्रेट ऑफ मलक्का या फिर गल्फ ऑफ एडन और बॉब अलमंडीर स्ट्रेट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थित है गल्फ ऑफ एडन और बाब अलमंडीर स्ट्रेट के पास। आप देख सकते हैं। Socotra Island is located in the Indian Ocean, approximately 240 kilometers east of the Horn of Africa and 380 kilometers south of the Arabian Peninsula. So this positions it strategically at the entrance of the Gulf of Aden, which leads to the Bab al-Mandeb Strait. This strait is a critical maritime choke point connecting the Indian Ocean to the Red Sea and subsequently to the Suez Canal and the Mediterranean Sea. So its location gives it significant geopolitical importance for monitoring and influencing maritime traffic in this vital global shipping lane. So Gulf of Aden की अगर हम बात करें तो ये एक डीप वाटर गल्फ है इंडियन ओशन में बिटवीन यमन टू नॉर्थ and the Arabian Sea to the east, Djibouti to the west, and the Guadalfi Canal of Socotra Archipelago to the south. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about UNAID initiative. So यहाँ पर जो UNAID पहल है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है Initiative was launched by the United Nations General Assembly to review and alter the mandates of various UN bodies. Second, a key objective is to shift operations from high-cost locations like New York and Geneva to more economical ones. And third, the initiative aims to transition the United Nations focus from volume-based reporting to results-oriented delivery. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है UNAID इनिशिएटिव से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं The initiative was launched by the United Nations Secretary General Antonio Guterres, not the General Assembly. Furthermore, its purpose is to evaluate how mandates are executed, not to review or alter the mandates themselves, which remain the prerogative of member states. So, a core feature of the United Nations ET initiative is relocation and rationalization. So this includes a plan to shift some operations away from expensive headquarter cities like New York and Geneva to reduce administrative costs and improve efficiency. So the initiative signifies a fundamental shift in United Nations operational philosophy, and it aims to move away from simply reporting on the volume of activities conducted and towards a more rigorous framework focused on result-oriented delivery and demonstrating tangible impact. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Digital Payment Intelligence Platform is an initiative of which institution? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म किस संस्था की पहल है? आपके ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सर ये इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आप देख सकते हैं recently the Reserve Bank of India involved major public and private sector banks to develop the digital payment intelligence platform as digital public infrastructure. So this platform is an initiative of the RBI and it aims to improve fraud risk management by allowing real-time sharing and collection of intelligence to stop fraudulent digital transactions. So the Reserve Bank Innovation Hub is building a prototype with 5 to 10 banks, and DPIP will use advanced technologies to control payment-related frauds. आप ध्यान रखेंगे डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो इनिशिएटिव है ये है आरबीआई का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is India's first green data center being established? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला जो ग्रीन डाटा सेंटर है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, जैसलमेर राजस्थान या फिर सोनीपत हरियाणा। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। देख सकते हैं recently Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and Union Minister of State for Science and Technology Jitendra Singh laid the foundation stone for India's first green data center in Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh. So the project is worth around
1,000 crore rupees and will have a 30 megawatt capacity with advanced energy efficient and eco-friendly systems. So the green data center will have a 30 megawatt capacity energy efficient design, renewable energy use and eco-friendly systems like rainwater harvesting and smart cooling. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the first fast petrol vessel inducted under the 8 FPV project for the Indian Coast Guard? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय तटरक्षक बल के लिए आज एफपीवी परियोजना के तहत शामिल किए गए पहले फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं शौर्य फास्ट पेट्रोल वेसल, विक्रम फास्ट पेट्रोल वेसल, अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल या फिर प्रहार फास्ट पेट्रोल वेसल। बताना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो पहला फास्ट पेट्रोल वेसल शामिल किया गया है उसका नाम क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये नाम है अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल। आप देख सकते हैं रिसेंटली Adami, the first fast petrol vessel under the 8 Fast Petrol Vessel project at Goa Shipyard Limited, was inducted into the Indian Coast Guard in Goa. So, Adami is the first of 8 vessels being built by Goa Shipyard Limited under the prestigious 8 Fast Petrol Vessel project. So, it has controllable pitch propellers and indigenously developed gearboxes for better maneuvering and flexibility at sea. So, Adamya shows India's growing shipbuilding strength and supports the Atmanirbhar Bharat vision of self-reliant India. आप ध्यान रखेंगे भारत का जो पहला फास्ट पेट्रोल वेसल है उसका नाम है अदम्य। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।